नमस्कार दोस्तों, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। मुद्दों पर मंथन। यूं तो हम कह सकते हैं कि पूरे देश में ही चुनावी चर्चा बहुत जोरों पे है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पूरे देश में 7 चरणों में हो रहा है। उसमें जो देश का हृदय प्रदेश है मध्य प्रदेश, वो भी शामिल है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही राजनीतिक दलों के नेता जो है तमाम मुद्दों पर मंथन करना उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दों को जनता के बीच रख सकें। बीजेपी इस चुनाव में सीएए, विकास जो उन्होंने किया है, राम मंदिर, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसकी वो तैयारी कर चुकी। बीजेपी भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय लेने का प्रयास करेगी। वही कारण है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ने जो नेता लोग हैं, मंत्री, वो अयोध्या के दौरे पे गए थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने रामलला को वहाँ पर स्थापित किया है। बीजेपी सरकार अलग अलग इलाकों में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने ले जा रही थी। वहीं इस मुद्दे पे बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिले, इसकी पूरी कोशिश जो है विपक्ष की होगी। यही वजह है कि कांग्रेस नेता प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि अब अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घटकर कुछ हजार रह गई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वह जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगी, तो भी वही बीजेपी मोदी की गारंटी पर अपना काम करेगी। बात यह होती है कि राजनीतिक दल अपनी अपनी बात करते हैं। बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसा कि उन्होंने आधार भी बनाया कि वो कश्मीर को एक बड़ा मुद्दा मानते हैं और 370 जो हटाया, इसलिए उन्होंने 370 वोट हर बूथ पे बढ़े, ये अपने कार्यकर्ताओं में एक मंत्र फूका है। मतलब कम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, ऐसे 400 पार की बात कर रहे हैं। वो रामलला का जो भव्य मंदिर बना उसकी बात कर रहे हैं, वो समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की बात कर रहे हैं, और वो ये जो कह रहे हैं कि हमने जो कहा है हम वो कर रहे हैं और हम सुशासन की गारंटी देते हैं, और मोदी की गारंटी जो है वो मोदी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं विपक्ष जो है वो गारंटी को झूठा बताता है। वो कहता है कि इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया, आगे भी नहीं कुछ करेंगे, और वो कहता है कि ये जो राम का श्रेय है ये गलत ढंग से ले रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है और बीजेपी अनावश्यक धर्म को, संप्रदाय को इसमें आपस में डालती है। ये सारे मुद्दे हैं, पर हम इस पर कांग्रेस के नेता क्या सोचते हैं, बीजेपी के नेता क्या सोचते हैं, और एक तटस्थ भाव से एक पत्रकार इन पूरी चीज़ों को किस तरह से देखता है, ये बात हमारे सामने। तो चलिए हम मध्य प्रदेश में क्या कुछ इस पर बातचीत हो रही है ये हम अपने साथियों से जानते हैं। हमारे साथ बीजेपी के अजय धावले जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के योगेश यादव जी हैं, उनका भी स्वागत है, और हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश के संपादक सुनील श्रीवास्तव हैं। तो सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता से ही मैं जानना चाहूँगा, अजय जी आप बताइए कि आप किन किन मुद्दों को लेकर इस लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, और आपको लगता है कि 29 की 29 सीट इस बार जनता आपको जिताने वाली, जो हर नेता आपका बार बार कह रहा है और आप मोदी की गारंटी की बात भी कर रहे हैं। सुभाष जी, सर्वप्रथम आपको यह देखना पड़ेगा कि विगत 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, उन विकास के कामों को मध्य प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने जब हम लेके जा रहे हैं, तो हमको समग्रता से यह समझ में आ रहा है कि आज भारत जो 2014 के पहले विश्व की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था, आज 5वीं सबसे इकोनॉमी है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और तीसरी की ओर अग्रसर है। ये जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखा था कि हमको $5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। अब देखेंगे समग्रता के साथ में मेड इन इंडिया का मिशन हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से विभिन्न विकासात्मक जो आयाम गढ़े गए, ये आज भाजपा का जो एजेंडा था कि देश को पहले तो आत्मनिर्भर बनाना और फिर हम जो विकसित भारत का संकल्प लेके चले 2047 में भारत को सार्वभौमिकता के साथ साथ एक विकसित राष्ट्र कैसे बने, इसके लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया था, उस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अचीव किया है। हम दूसरी ओर बात करते हैं, हम सांस्कृतिक अभ्युदय का इसलिए भी विषय उठाना आवश्यक समझते हैं कि 2014 के पहले सरकारें कहीं ना कहीं किसी एक धर्म विशेष के प्रति अपने स्नेह को प्रकट करते हुए हमारे जो हिंदू धर्म की संस्कृति थी, हमारा जो सांस्कृतिक विरासत थी, इनके गौरव के लिए बिल्कुल भी कार्यरत नहीं थी। या वास्तव में हम कहें कि आज ये हम लोगों पे सनातन धर्म की महिमा मंडन का आरोप लगाते हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि सरकारी खर्चे पे एक विशेष समुदाय की रोजा इफ्तार की पार्टियां चलती थी, सरकारी खर्चे पे हज की यात्राएं होती थी, तब कई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते थे। तब हम भी प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं उठाते, ठीक है सरकार को किसी ना किसी एक
धर्म का बात ना करते हुए सरकारों को समग्र रूप से सभी के लिए काम करना चाहिए, सभी समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी समुदाय के लिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश की सनातन संस्कृति, इस देश के सांस्कृतिक अभ्युदय के गौरव की बात की, तब हम लोगों पे एजेंडा, हम लोगों को एजेंडाधारी कह के हम लोगों पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं कि हम छद्म हिंदूवादी है। देखिए, इस देश ने छद्म हिंदूवादी कौन है? किस लोगों ने बहुसंख्यकों की राजनीति को दबा के रखा है? प्रभु श्री रामलला का निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस के नेतृत्व में देश की जनता के समक्ष कर दिया है। हमने शुरुआत अगर 2014 में की थी, विकास के एजेंडे से की थी, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने पे हम लाके रखे। आज टारगेट है कि विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बनेगा 2030 तक के हम लोग देश का। देखिए, ये नीति आयोग की और आईएमएफ की रिपोर्ट है कि भारत 2031 तक के मध्यम वर्गीय आय वाला देश बनने जा रहा है। तो आप देखेंगे विकास के एजेंडे से जो यात्रा शुरू हुई थी, सांस्कृतिक गौरव के साथ में उसको अनवरत आगे बढ़ रही है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि विकसित भारत के लिए प्रत्येक देशवासी, 140 करोड़ देशवासी, तो उन्होंने आह्वान किया है कि आप भी इस संकल्प यात्रा में सहभागी बनिए। देश को विकसित बनाना है, सबको लेके चलना है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को इस बात पे भी आक्षेप होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है। राष्ट्र, हम राजनीति से अधिक हम लोग कहते हैं कि भाजपा राष्ट्रनीति की बात करती है। तो कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने एक परिवार के स्थापत्य के लिए इसको राजनीति से दोषित करना, मुझे लगता है ये बेईमानी है। और सुभाष जी, आप काफी वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, मुझे लगता है मीडिया ने भी इन बातों का आकलन कर लेना चाहिए कि 2014 के पहले देश की क्या स्थिति थी, इंटरनेशनली हम कहां खड़े थे, हम लोगों के किस प्रकार के आक्षेप लगते थे, आज भारत कहां खड़ा है। इंटरनेशनली भारत विश्व का सिरमौर क्यों क्यों बना है? विश्व की अनेकों रेटिंग एजेंसियां हो, वो हमारे नेतृत्व को मान रही है। तो ये सारी चीजें, मॉर्निंग कंसल्ट जैसा विश्व का सभी वरिष्ठ नेताओं को, विश्व के सारे लोकप्रिय नेताओं को कवर करने वाला रेटिंग का संस्थान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार का सर्वोच्च लोकप्रिय नेता 76 अप्रूवल परसेंट रेटिंग के साथ में डिक्लेयर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें सारे देशवासी, उसमें कांग्रेस से भी आ गए, उनको भी गौरव होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री का गौरव, ये भारत का गौरव है। और ये पहली बार हुआ है कि 16 ऐसे नेशंस ने जो कभी भारत के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते थे, उन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है। तो क्या ये भारत का गौरव बढ़ाने वाली बात नहीं है? इससे सिर्फ भाजपा का गौरव बढ़ा है? ये समग्र रूप से जब देश का विपक्ष समझेगा, हम लोग उसी दुगनी तरक्की के साथ में विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। जी अजय जी, आपने काफ़ी कुछ भाजपा जो कर रही है उसके बारे में बताया। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास गांधी की परंपरा थी, ग्राम स्वराज जैसा आपके पास लिखने वाला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाला, या भारत को समग्रता में समझने वाले नेता जो आते हैं आपके साथ पार्टी में जुड़ते हैं और देश में भ्रमण करते हैं और गांव-गांव जाते हैं और देखते हैं कि देश के गरीब लोग के पास 2 जून खाने को नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, वो कपड़े त्यागते हैं। नेहरू जैसा नेता विजनरी नेता होता है जो पंचवर्षीय योजना लेके आता है। फिर उसके बाद एक परंपरा चलती है, इंदिरा गांधी आती है जो कि पूरे एक देश को अलग कर देती, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर देती है। उसके बाद अलग अलग नेता आपके यहाँ आते हैं और उदारवाद को लेकर आप पास मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री आते हैं। फिर आप पास नरसिम्हा राव आते हैं। जिस उदारीकरण की आज बात हो रही है, जिस आज लोकल फॉर ग्लोबल की बात हो रही है, उसको लेकर नरसिम्हा राव आते हैं। पर क्या वजह है? राम मंदिर का दरवाज़ा आप खुलवाते हैं, पर आप ना तो पूरी तरह से हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, ना आप पूरी तरह से मुस्लिम के साथ होते हैं, और फिर आपको एक छद्म नाम दिया जाता है। और ये कह रहे हैं बार बार, ये आरोप हर प्रवक्ता लगाता है बीजेपी का कि आपने राम मंदिर का जो निमंत्रण था वो ठुकराया। और ये बाहुलतावाद की बात करते हैं और ये भी ये कहते हैं कि आपके समय में अल्पसंख्यकों को आप हज के लिए पैसे दे रहे थे, आप हज यात्रा पे भेज रहे थे, रोज़ा इफ्तार पार्टियां कर रहे थे। इस तरह का एक परसेप्शन कांग्रेस के बारे में गढ़ा जाता है कि वो अल्पसंख्यकों की हितैषी थी। पर अगर हम और थोड़े पीछे जाते हैं तो अल्पसंख्यक वोट भी आपके हाथ से खिसकते नजर आते हैं। मौलाना मुलायम सिंह कहा जाते थे, वो समाजवादी आपसे वोट ले गए पूरे के पूरे वहाँ से। इधर हम हैदराबाद की चलते हैं तो ओबीसी आपका वोट ले जाते हैं। तो आप इस समय तो ऐसा लग रहा है कि ना आप हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। तो ये आप लोकसभा चुनाव में किस तरह से, और जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रवक्ता अजय धावले जी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने पूरे विश्व में नाम किया है भारत का, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? हाँ सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद कहूंगा कि निसंदेह आपने गांधी की परिभाषा को करते हुए हमारे मनमोहन सिंह सरकार तक की व्याख्या की है।
और उसमें कहीं ना कहीं से आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है। और निस्संदेह एक बुद्धिजीवी पत्रकार का सकारात्मक दृष्टिकोण इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ये यथार्थ के धरातल पर एक सज्जन भारत का निर्माता बना है। कांग्रेस के साथ गौरव की बात है, आजादी के पहले भी कांग्रेस और आजादी के बाद भी कांग्रेस, और कांग्रेस के अस्तित्व से ही इसलिए भारत माता की अस्मिता, भारत माता की सदृढ़ता और भारत माता के विकास का निर्माण हुआ। अब मैं आपको बात करता हूं कि इसके काल्पनिक और नारेगत भारत निर्माण की, तो पहला जो आंकड़ा अभी अजय जी ने प्रस्तुत किया, वो कहा कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में हम 14वें से 5वें स्थान पर पहुंच गए। तो ये आंकड़ेबाजी में भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े पारंगत होते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो मनमोहन सिंह की सरकार में 40 लाख करोड़ का कर्ज था, आज अधिकृत रूप से लोकसभा में इनके मंत्री का बयान है 264 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है इस देश पर। मतलब कर्ज लेकर की पी रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी की ये जो तुलना कर रही है, आंकड़े कहां से लाते हैं ये ईश्वर जाने। दूसरी बात, मैं इस हेतु साक्षात करने के लिए तैयार हूं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद, 2014 के पहले के भारत में एक आम आदमी को कितनी उपलब्धता थी, कितनी उसकी सुविधाएं मैसर थी, कितना उसके जीवन में सुकून था, कितनी उसके जीवन में शांति थी। आज 2014 के बाद के भारत की स्थिति आप देखिए, इस देश में अवसाद है, इस देश में डिप्रेशन है युवाओं में, इस देश के अंदर तनाव है, इस देश के अंदर दूसरे के प्रति घृणा है, इस देश में भ्रष्टाचार है, इस देश में निजीकरण है, इस देश के अंदर जहां फ्लाईओवर बनते हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है सुभाष मिश्रा साहब, आप इसका आकलन कर लीजिए, फ्लाईओवर से लेकर जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें से 30 से 40% का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये मैं स्पष्ट आपके टीवी पे आरोप लगा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री इस पर जवाब देना चाहे तो दे सकता है। निजीकरण के हालात तरीके से होते हैं, हमारी जेब काटी जा रही है, बैंक में हमारी जेब कटती है, रेलवे में हमारी जेब कटती है, हमारे टैक्स में हमारी जेब कटती है। एक आम आदमी जो सुकून की जिंदगी जी रहा था, 2 रोटी सूखी रोटी खा रहा था, आज आप उसकी रोटी छीन रहे, आप उसकी नींद छीन रहे। ये हमारा और धर्म की जहां तक बात करते हैं तो भारत का सनातन धर्म परंपरावादी धर्म प्रेमी व्यक्ति जिसकी आत्मा में राम समाहित है, राम हमारे आत्मचय थे, इनको सीखना चाहिए, जिसने अपने पिता के वचन के कारण राम राज्य को त्याग दिया। राम राज्य की परिकल्पना सिर्फ मंदिर बनाने से नहीं होती है, राम राज्य की परिकल्पना होती है सबरी के झुके ढेर खाओ, देश की गरीबी मिटाओ, इस देश का भ्रष्टाचार खत्म करो, राम राज्य आएगा। आपने मंदिर बना दिया, आप एक राजनीतिक तारीख घोषित कर दी 22 जनवरी, और तारीख के साथ आपने कह दिया कि 22 जनवरी को जो भी आएगा वो तो राम प्रेमी नहीं है। अरे राजनीतिक तारीख थी साहब, शंकराचार्य ने कहा था, शंकराचार्य जी की तारीख नहीं थी वो। हम भी सनातन प्रेमी एक चाहते हैं और फिल्म की हीरो की तरह उनको प्रस्तुत तो योगेश जी, योगेश जी, नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी योगेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है कि असली सनातनी कौन है, असली राम को मानने वाला कौन है, राम की अवहेलना करने वाला कौन है, और राम काज में किसकी रुचि है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, ये कहने वाले लोग ईमानदारी से कितने हैं। और गांधी जी का वैष्णव जन तो तेने रे कहीं है, जो पीर पराई जाने रे, इसको मानने वाले लोग कितने हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। सुनील, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति में जो बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें एक धर्म भी है, जिसमें परिवारवाद पे भी हमला हो रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार की बात हो रही है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में लंबे समय बीजेपी सत्ता में रही है, कमलनाथ बड़े मुश्किल से थोड़े दिन रहे और वो भी हट गए, तो बीजेपी जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो बीजेपी किस तरह के भ्रष्टाचार, प्रदेश के भ्रष्टाचार या केंद्र में जो पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस ने जो गड़बड़ी की है उसकी बात कर रही है, इमरजेंसी की बात कर रही है, कि पिछले 70 साल में जो कुछ नहीं हुआ, जो ऐसा कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है 2014 के बाद हुआ है, तो उसकी बात कर रही। तो कौन कौन से मुद्दे जो हैं, जो नेता अपने भाषण में, और चूंकि इस बीच में चुनाव आयोग ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही है कि आप निजी टिप्पणी नहीं कर सकते, आप धार्मिक टिप्पणी नहीं कर सकते, आप कोई फेक न्यूज नहीं बता सकते, ये बहुत सारी बंदिशें की हैं। तो क्या इस बार लगता है कि जो स्टार प्रचारक आएंगे या जो चुनाव होगा उसमें सब बातों का ध्यान भी रखा जाएगा? देखिए, अगर स्टार प्रचारकों की या नेताओं की बात करें सुभाष जी, तो जो बंदिशें ऐसा है नहीं है कि पहली बार निर्वाचन आयोग ने लगाई है, उससे पहले भी लगी हैं, और हमने देखा है कि नेताओं ने किस प्रकार से उन बंदिशों को तोड़ा है, उन बंदिशों का माखौल उड़ाया है। उनको ही मालूम है कि एक FIR दर्ज होगी, बयान को लेकर बवाल मचेगा और
अधिकांश स्टार प्रचारक ये जानते हैं कि अगर कहीं जाकर कोई बयान ऐसा दे दिया जाए जो विवादित हो और जो टीवी की सुर्खियां बन जाए, तो वो नेता ये मानते हैं कि उनका वो दौरा सफल हो गया, उनकी सभा सफल हो गई। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बीजेपी यहां पर लगातार कांग्रेस को 70 सालों के विकास के मुद्दे पर घेर रही है कि कांग्रेस जब से देश में 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन विकास के नाम पर कांग्रेस ने ज्यादा कुछ नहीं किया। कांग्रेस के ए से लेकर जेड तक भ्रष्टाचार के लेकर घोटाले भी बीजेपी गिना देती है, प्रवक्ता लगातार टीवी डिबेट्स में गिनाते हैं और नेता मंचों पर गिनाते हैं। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसा कि आपने कहा लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, सिर्फ कुछ दिन हम कमलनाथ जी के निकाल दें, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत अच्छी तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे हों या जो रोजगार को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं मध्य प्रदेश में हैं, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, कई परीक्षाओं के रिजल्ट रुके हुए, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो युवाओं को भी छूते हैं, महिलाओं को भी छूते हैं और हर परिवार से जुड़े हुए हैं। ये जरूर प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में उठाते हैं, लेकिन बड़े नेता इन मुद्दों को कहीं भी राजनीतिक जो सभाएं होती हैं उनमें उतनी मजबूती के साथ नहीं उठा रहे हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें सुभाष जी, तो अब भ्रष्टाचार हो, सीएए हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, विकास हो, इन सबसे इतर मध्य प्रदेश में अगर हम चुनाव का मुद्दा कहें तो चुनाव का मुद्दा है सिर्फ अभी एक ही मुद्दा चल रहा है कि कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करना, और सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के नेता खुद पार्टी से खफा है, उनकी उपेक्षा हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। राम मंदिर के मामले पर राम की जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर कांग्रेसियों ने निशाना बनाए, उससे कई नेता खफा हैं और यही वजह रही कि सुरेश पचौरी से लेकर तमाम नेता बीजेपी ज्वाइन कर गए। कल कमलनाथ जी के सबसे खास कहे जाने वाले छिंदवाड़ा के मीडिया विभाग के जो उपाध्यक्ष रहे सैयद जाफर, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने भी कई आरोप लगाए। तो बीजेपी ये लगातार बताने की कोशिश कर रही है कि चाहे कमलनाथ जी के साथ लोग हों या फिर पचौरी जी हों या दूसरे लोग हों, वो लगातार कांग्रेस से उनका मोह भंग हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है, मुद्दों को नहीं उठा रही है, लोगों तक अपनी योजनाएं नहीं पहुंचा पा रही। कांग्रेस की अगर हम बात करें सुभाष जी, एक बहुत बड़ा मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर बीजेपी के तमाम सांसदों ने देश भर में गांव को गोद लिया था। सांसदों ने आज तक कांग्रेस का कोई भी नेता उन गोद लिए हुए गांवों की तस्वीर या हकीकत के बारे में सवाल नहीं उठाता है। उसको पूछना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री जी के कहने पर तमाम सांसदों ने गांव गोद लिए थे, आज उन गांवों की स्थिति क्या है, कितना विकास हुआ है उन गांवों को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के कहने पर उसको एक डेवलप्ड विलेज बनाने के लिए उनको गांव को गोद लिया गया था, तो कितना विकास कार्य उन गांवों में हुआ, ये मुद्दा कांग्रेस नहीं उठा पा रही है। कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं सुभाष जी, मध्य प्रदेश में कहीं या देश में कहीं, लेकिन कब कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए, कांग्रेस के नेता इस मामले में चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे चूक हो रही है। बीजेपी हर मामले को तारीख से लेकर दिन और समय निश्चित होता है कि कौन से मामले को उठाना है, कौन से मुद्दे को उठाना है, कितने बजे उठाना है, कहां उठाना है, ये तय है। लेकिन कांग्रेस की इस पूरे मामले में जिस प्रकार की हम रणनीति कहें या फिर राजनीतिक समझ कहें, वो बीजेपी के मुकाबले बेहद कमजोर साबित हो रही है। ठीक है सुनील, तुमने बहुत मुद्दे की बात की, हम अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, अभी सुनील जी आप लोगों की रणनीति की तारीफ कर रहे थे, आपकी टाइमिंग की तारीफ कर रहे थे, ये कह रहे थे कि आप जानते हैं कि क्या मुद्दे उठाने चाहिए, और वो कांग्रेस को भी एक सीख दे रहे थे कि भाई कांग्रेस जो है जिन मुद्दों पे बीजेपी को घेरना चाहिए वहाँ पे कहीं ना कहीं वो चूक रही है। ठीक है, कांग्रेस सत्ता से बाहर है, आज अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सत्ता है, कांग्रेस कम राज्यों में, पर जहाँ भी है अगर कांग्रेस ने वहाँ बेहतर किया है तो कांग्रेस के लोग अपनी बेहतर जो उसकी परंपरा रही है उसके बारे में, अपनी जो भी पॉजिटिविटी है उसके बारे में उस तरह से बात नहीं कर रही है जो अपने लोगों को ट्रेन करना चाहिए कि वैचारिक रूप से हम भाजपा से क्यों अलग हैं। पर अगर कांग्रेसी भर भर के भाजपा में जा रहे हों और वो कह रहे हो कि वो कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि कांग्रेस वैचारिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को ये समझाने में कहीं ना कहीं फेल है कि हम भाजपा से कैसे अलग हैं, और वो भाजपा में जा रहे हैं। तो अजय जी, जो आप लोगों का चाल चरित्र चेहरा अलग है, तो ये जो कांग्रेसी आपके यहाँ आ रहे हैं और जो रोज जिसपे एक बड़ा मुद्दा बन गया है, सुनील कह रहे हैं कि अभी बाकी चीज एक तरफ हो गई है और मतदाता के मन में हो रहा है कि कांग्रेस में भदड़ की स्थिति और उसको आप बनाए रखना चाहते हैं, ये क्या 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 मामला है ये अजय जी? जी सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास नहीं जा रही कि आप भारतीय जनता पार्टी में,
आज कांग्रेस में जो हम देखेंगे कि अविश्वास का वातावरण कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ताओं को है, वहां के नेताओं को है, विधायकों को है, या मंत्रियों को है, या हम देखेंगे समग्र रूप से कहीं कहीं सांसदों को भी है। तो ये क्यों है? इसके मुझे लगता है कि पहले हमको समीक्षा करने की आवश्यकता है। कांग्रेस एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जो लगातार 20 वर्षों से अनेकानेक चुनाव कांग्रेस को हराए जा रहे हैं, नेतृत्व के प्रति वो अविश्वास की भावना उसकी वजह से है। नेतृत्व के प्रति अविश्वास की भावना इस वजह से भी है कि मुझे लगता है जनरेशनल शिफ्ट करने की आवश्यकता थी कांग्रेस के नेतृत्व को, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने समय पे वो नहीं किया। आप उन्हीं लोगों के हाथ में बैटल दिए जा रहे हो जो अपनी योग्यता और क्षमता अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आपने दरकिनार करके जो कभी संगठन की दृष्टि से सेकंड लाइन होनी चाहिए या कार्यक्रमों की दृष्टि से आपके अच्छे नेताओं की एक फौज होनी चाहिए, वो कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया है? क्योंकि देखिए, लगातार राजनीति में आपको बने रहने के लिए आपको आपकी वर्किंग स्टाइल, आपको आपके काम करने की दृष्टि से हमेशा बदलते रहना पड़ता है, आपको समय के साथ ढलना पड़ता है, लेकिन आपका विचार नहीं बदलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे 1980 से लेके हम आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हमारा पहला विचार था, यूसीसी हमारा विचार था, राष्ट्रीय राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हमारा विचार था, देश को नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी हमारा विचार था। हम आज भी उन विचारों पे कायम हैं। अनलेस एंड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके विचार पर स्थापित रहेगी, जिसके लिए वो स्थापना हुई है, जिस दल का उसके लिए गठन हुआ है, वो विचार से अगर नहीं भटकेगी तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता ऐसे राजनीतिक दल को कभी भी सत्ता में आने से रुकेगी। ऐसा राजनीतिक दल वास्तव में देश की राजनीति करेगा। योगेश जी, अजय जी एक मिनट। योगेश जी, अजय जी बहुत बारीक बात कह रहे हैं और मुद्दे की बात कह रहे हैं कि बीजेपी 80 से जो बात कह रही है उस पर एडामेंट है और वो कह रही है कि इसका कोई भी असर पड़े, उन्होंने जो भी एनालिसिस किया हो, पर उनको लगता है कि कांग्रेस जो है जो बात पे अडिग थी या जो उसकी परंपरा थी, कहीं वो उससे विचलित हो रही है, उस तरह से वो आक्रामकता नहीं बता पा रही है, इसलिए कांग्रेस के लोग जो है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा आप बयान करेंगे? देखिए सुभाष जी, कांग्रेस चुनाव जीतने या हारने की संस्था नहीं है। कांग्रेस एक आंदोलन है। आजादी के पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने जान दी थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमें मंत्री बनना है या विधायक बनना है। उस समय भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं था और आरएसएस और जनसंघ जैसी संस्थाओं का आता पता नहीं था जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। आजादी के बाद जब हम सत्ता पर आए, सेवा के रूप में आए। येन केन प्रकार सरकार बनाना कांग्रेस का लक्ष्य नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने कितने गठबंधन किए, चाहे कश्मीर में गठबंधन किस तरीके का किया, तो इनके क्या सिद्धांत है, क्या इनके नीति है, क्या इनके नियमों के अंतर्गत इन्होंने सत्ता को हथियाया, या आप अच्छी तरह जानते हैं। इनके गठबंधन किस तरीके से हुए और किस तरीके से तोड़े गए, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जिसका एकमात्र लक्ष्य हो सत्ता को हथियाना, तो ये कारण सत्ता हथियाते। कितने सिद्धांतों का पालन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जहां तक कांग्रेस में जो जहाज डूब रहा है, ये मानकर जहाज डूबा नहीं है। कांग्रेस 1000 साल आगे रहेगी, 100 साल से कांग्रेस 1000 साल रहेगी, लेकिन जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये जहाज डूबने वाला, तो अच्छी तरह जानते हैं कि जब जहाज को डूबने की आशंका पैदा होती है तो कौन आता है। हम गर्व के साथ कहते हैं कि देश के अंदर गांव-गांव में कस्बे कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद है, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है। वो 2 दूनी 4 में नहीं गया। सुनील जी अच्छी तरह जानते हैं, जितने मध्य प्रदेश के नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 दूनी 4 में लगे हुए। व्यावसायिकता उनका लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी की व्यावसायिकता बहुत अच्छी तरीके से परिलक्षित किया जा सकता है। जबकि कांग्रेस का आंदोलन है, एक जज्बा है, हम लड़ेंगे निरपेक्षता के लिए, हम लड़ेंगे गरीबी के लिए, हम लड़ेंगे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हम कहते हैं हम असंतोष की शक्ति से लड़ेंगे। तो उन्होंने हमारे राहुल गांधी से तो इतना कर सकता है, गांधी जी से लेकर कार्यकर्ता राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, पता गांधी परिवार का फोबिया कितनी जबरदस्त तरीके से हम बोलते हैं हम असुरों से लड़ेंगे, तो ये व्याख्या उसकी परिभाषा दूसरी जगह कर देते हैं। इस तरीके का इनको भय चाहिए। देश को आपने को दिया है, 10 साल से आप राज कर रहे हैं, कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करें, रोजगार को दिए गए वादों को पूरा करें, 15 साल बेरोजगार को रोजगार दे रहे उसको पूरा करें। ये अजय जी, कांग्रेस योगेश जी ठीक है, अजय जी से पूछते हैं। अजय जी, मध्य प्रदेश में आप जो मोदी की गारंटी है
उसमें आपने विधानसभा में बहुत सारी गारंटी दी थी। अभी लोकसभा चुनाव में आप किस तरह की गारंटी की बात कर रहे हैं? और अजय जी जो आपसे योगेश जी कह रहे हैं कि आपको यदि लड़ना है तो आप मुद्दों पर, जो जरूरी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, तो आप इस चुनाव में ये जो मंथन हो रहा है आपका, ये किस तरह का मंथन है? आप मतदाता के पास क्या चीज लेकर जा रहे हैं? देखिए सुभाष जी, सबसे महत्वपूर्ण, हम जो आज विकास की विगत 10 वर्षों में विकास के नित नए आयाम गढ़े, उन विकास की बातों को लेके जा रहे हैं। सांस्कृतिक अभ्युदय को जो नित नए आयाम गढ़े, उन बातों को लेके जा रहे हैं। इस देश में जो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर भारत को लाके खड़ा रखा है, वो हम लेके जा रहे हैं। आज देश में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, उतने का ही अन्य और लक्ष्य ले लिया गया, वो लेके जा रहे हैं। देश में 13 करोड़ के आसपास शौचालय बने, हम वो लेके जा रहे हैं। 13 करोड़ के आसपास देश में नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल जा रहा है, हम वो लेके जा रहे हैं। 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला के देश में कनेक्शन हम लोगों ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हम वो लेके जा रहे हैं। 50 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुले हैं। 32 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देश के मध्यम वर्ग को और गरीब वर्ग को उस डीबीटी के माध्यम से हम वो लेके जा रहे हैं। इस 50 करोड़ में भी 28 करोड़ महिलाओं के खाते खुले हैं। और आजादी के बाद में पहली बार देश की नारी शक्ति को एक बैंक अकाउंट के माध्यम से सशक्तिकरण का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कार्य किया, हम वो लेके जा रहे हैं। 33% रिजर्वेशन विधानसभाओं में और लोकसभाओं में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हम ये लेके जा रहे हैं। देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत का सिर्फ स्लोगन न देकर आत्मनिर्भर भारत के लिए हजारों की संख्या में स्टार्टअप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार ने किए, हम ये लेके जा रहे हैं। देश में रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना के माध्यम से अनेकानेक लोगों को ऋण बांटे गए, जिनको स्वरोजगार के माध्यम से सक्षम करने का अजय जी, आपकी बात से कुछ हम ये लेके जा रहे हैं। आपकी कुछ बातों से योगेश जी इत्तेफाक रखते हैं। बताइए योगेश जी, आप संक्षेप में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी स्लोगन और नारे से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं सिर्फ एक प्रश्न करता हूं कि इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय महंगाई के आंकड़े प्रस्तुत करते, देश में बेरोजगारी के भी आपने प्रस्तुत, कितना निजीकरण किया आपने, कितना सामान बेचा, कितना प्लेटफॉर्म बेचा, कितने बैंक बेच दिए, कितने हवाई जहाज बेच दिए, अभी स्पष्टीकरण कर दीजिए, ये आंकड़े भी आ जाना चाहिए जनता के सामने। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा सुनील कि योगेश जी ने अपनी बात कही, अजय जी ने अपनी बात कही, पर ग्राउंड जीरो पर जब ये कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं तो जो जैसा आपने कहा कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस के जो नेता शामिल हो रहे हैं, बड़ा मुद्दा आज दिख रहा है, और ऐसे 2-4 मुद्दे जो प्रवक्ताओं ने छोड़ दिए और जो ज़मीनी हकीकत में दिख रहे हैं, उनकी बात कर ली जाए। देखिए सर, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के उम्मीदवार मध्य प्रदेश में सभी डिक्लेयर हो गए हैं, और उसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार लगातार जो जिस प्रकार से अजय जी जिन योजनाओं का नाम गिना रहे थे, उन्हें योजनाओं के हितग्राहियों के घर घर जा रहे हैं, और जो क्लस्टर या फिर एक रिपोर्टिंग सिस्टम बीजेपी ने बनाया है, उस पर प्रतिदिन दिल्ली की मॉनिटरिंग हो रही है और वो रिपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अभी तक सिर्फ 10 कैंडिडेट ही डिक्लेयर कर पाई है, और बीजेपी यहाँ चुनाव प्रचार में जुट गई है, उनके कैंडिडेट्स लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर योगेश जी जिस प्रकार से बात कर रहे थे महंगाई से लेकर तमाम बिंदु, मैं वही कह रहा हूं बार बार कि योगेश जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता और प्रवक्ता लगातार टीवी डिबेट्स में वो मुद्दों को रखते हैं, लेकिन जमीनी स्तर तक उन मुद्दों को पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंचा पाते। योगेश जी जिस प्रकार से संगठन की बात कर रहे, सेवा दल के मध्य प्रदेश के मुख्य संगठक भी रहे हैं और काफी कांग्रेसियों को उन्हें ट्रेनिंग दी है, लेकिन आज योगेश जी को भी पता है कि सेवा दल की स्थिति चाहे देश की हो या मध्य प्रदेश में हो कैसी है, क्योंकि अब कार्यकर्ता सेवा दल से नहीं जुड़ रहे हैं, और यही वजह है कि जो मूल कैडर की बात पार्टी बीजेपी करती है, कांग्रेस उस कैडर को कहीं ना कहीं भूल गई है। और यही वजह है कि अब जिस प्रकार से योगेश जी कह रहे थे कि स्वार्थी लोग भी पार्टी में आ गए हैं, सिर्फ उन्होंने लाभ लिया और अब पार्टी जब सरकार में नहीं है तो उसको अलविदा कह रहे हैं। तो जब तक मूल कैडर की बात नहीं होगी, रीति नीति कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं समझेंगे, तब तक वैचारिक तौर पर बीजेपी से लड़ पाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल का काम है सुभाष जी। और ये योगेश जी भली भांति जानते हैं कि जब तक एक पार्टी लाइन नहीं होगी, एक विचारधारा नहीं होगी और कार्यकर्ता विचारधारा पर नहीं चलेगा, तब तक कोई भी संगठन सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम मुद्दों पे मंथन कर रहे थे, आने वाला समय बताएगा कि मध्य प्रदेश का मतदाता
जो है वो किस तरह से, किन मुद्दों से प्रभावित होता है, कांग्रेस और बीजेपी के संगठन के लोग किस तरह से अपने मतदाता को कन्विंस करते हैं, किस तरह से मुद्दे उनके बीच में लेके जाते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।